हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं। UPSSC का PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 19 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो भी समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। रेस्पॉन्स शीट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके जो आंसर है वो रिवाइज आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विषय वस्तु, इसमें बोला है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ कह रहा है नहीं है, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। अगर बच्चों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है तो वो विषय वस्तु बच्चों के किसी भी काम की नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अमूर्त और जटिल है। तो अमूर्त एक नेगेटिव वर्ड होता है और जटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। बच्चों को पढ़ाई जाने वाली सामग्री अमूर्त और जटिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मूर्त और सरल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बोर्ड के द्वारा, जो CBSE बोर्ड है। यहाँ पर संबंधित की जगह पर असंबंधित लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आएगा असंबंधित, तो असंबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें जानकारी को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर असंबंधित होगा। तो देखिए, इसका पता चल जाएगा आपको, लेकिन पहले चौथा वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही वाक्य है। विषय वस्तु को बहुविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन गलत था, दूसरा वाला ऑप्शन गलत था और चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो जब चौथा वाला ऑप्शन सही है तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो भी क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर हम इसको संबंधित मान के चलेंगे, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, तो ये वाला वाक्य सही माना जाएगा, क्योंकि जानकारी को खंडों में प्रस्तुत करना सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। क्योंकि बच्चे को अगर हम एक साथ जानकारी दे देते हैं तो वो बच्चे के समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए हम जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खंडों में विभाजित करके बच्चे को समझाते हैं। तो ये बात तो सही है। और संबंधित
तो यानी कि जो विषय वस्तु है वो बच्चे से संबंधित है, तो ये बात भी सही है। लेकिन अगर हम इस तरह से पढ़ते तो ये वाला वाक्य सही हो जाता, इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, असंबंधित आएगा, और यहाँ असंबंधित आएगा तभी ये वाला वाक्य गलत हुआ। तो ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो एक ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत वाक्य थे, लेकिन चौथा वाला वाक्य सही था, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा एक ऑप्शन बालक के अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में एक शब्द दे रखा है समृद्धियात्मक, तो समृद्धि और वृद्धि पॉजिटिव वर्ड होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, तो हमें किसी भी तरह की रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा नहीं देना है, जबकि ऑप्शन में रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें बालक की व्यक्तिगत रुचि और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी आज़ादी को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें कक्षा में बच्चे के डर को, उसके भय को और ऐसी चीज़ें जो बच्चे को सीखने से रोकती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन चीज़ों को कम करना चाहिए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन सही वाक्य, तीसरा वाक्य भी सही है, चौथा वाक्य भी सही है। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो वाला वाक्य गलत है, तो यही बाकी के तीनों से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है नहीं, तो कोई एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा, तो उसी ऑप्शन का हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। तो ये वाला वाक्य सही है, जब कक्षा में बालक होते हैं तो वे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और बालकों के द्वारा प्रश्न पूछना अच्छी बात होती है। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तो देखिए अगर शिक्षक के द्वारा बालकों को अनुभव साझा करने के लिए कहा जा रहा है तब भी बच्चे क्या हैं, तब भी कक्षा में एकदम सन्नाटा है। तो जब बच्चे अपने अनुभव को व्यक्त करेंगे तो वो क्या करेंगे, बोल करके व्यक्त करेंगे, और बोलेंगे तो क्लास में आवाज़ होगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एकदम सन्नाटा है, तो कक्षा के अंदर एकदम सन्नाटा रहना गलत बात होती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें शिक्षार्थियों को इस तरह से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि सभी बच्चों को अपनेपन का बोध हो। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है, पहले से बच्चों ने क्या चीज़ें सीखी हुई हैं और बच्चे कौन सी नई चीज़ें सीख रहे हैं, इनमें बालकों को अंतर करना आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। तो बोरियत एक नेगेटिव वर्ड है, उच्च डर, तो डर एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला बोरियत नेगेटिव वर्ड था, तो ये भी गलत हो गया। उम्मीद, तो उम्मीद एक अच्छा शब्द है, तो ये वाला सही है। गुस्सा करना गलत बात है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकी के ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। तो देखिए हमें सही वाक्य का पता लगाना है, त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये वाला वाक्य गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चे जो गलतियां करते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हीं को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो अर्थपूर्ण एक पॉजिटिव वर्ड है और चर्चा करना भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वे अर्थपूर्ण होती हैं और शिक्षक को उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान
नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, क्या अध्यापक के द्वारा बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। शिक्षक को बालकों की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है, यहाँ दे रखा है नकारात्मक, तो नकारात्मक एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। और जिस शब्द में नहीं आ जाती है वो भी ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड ही होता है, जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में नहीं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 3 में नहीं, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है, तब वह प्रतिक्रियाओं का समुच्चय करने की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी बालक किसी समस्या को हल करने के लिए केवल एक ही तरीके को पकड़ करके बैठ जाए, केवल एक ही तरीके से समस्या का समाधान करने की लगातार कोशिश करे, अटक जाए, तो इसे हम प्रतिक्रियाओं का समुच्चय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। तो उस गलत कथन का हमें पता लगाना है। अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होता है, तो सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये वाला वाक्य भी सही है। जो अधिगम होता है वो बालक के निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। बालक का अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप में नहीं होता, बल्कि बालक का जो अधिगम है, बालक का जो विकास है, वह समाज के साथ रहकर ही होता है, सामाजिक संदर्भों के साथ ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए, तो अनदेखी करना एक गलत बात होती है, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तर्क आर, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। बच्चों का जो अधिगम है वो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के साथ होना चाहिए, ना कि अलग करके। तो अलग करना एक नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये दोनों ही वाक्य क्या है, गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा, तो देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है स्वयं, तो जब भी बालक स्वयं के अधिगम पर विचार विमर्श करे, चिंतन करे, तो इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी अधिसंज्ञान के स्थान पर परासंज्ञान लिखा हुआ आता है, तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिसंज्ञान और परासंज्ञान में से कोई भी शब्द लिखा हुआ है वही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए, तो उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, अनुकरण करना एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। प्रतिक्रियाओं की क्रियाओं पर ध्यान देना, तो क्रियाओं पर ध्यान देना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, तो याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना, तो अनुसरण करना, अनुकरण करना और अभ्यास करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाला वाक्य भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे अलग है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है।
इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेयान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? तो देखिए, जो बालक है वह क्या करता है, वह बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीतों की रचना करना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसे किसी भी प्रकार की बाहरी प्रेरणा भी नहीं मिलती है और वह इसका आनंद लेता है। बालक जो भी कविताएं और गीतों की रचना करता है, बालक उनका आनंद लेता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी बालक किसी कार्य को करने में रुचि दिखाते हो, है ना, जब भी बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करते हो, रुचि के साथ कार्य को करते हो और कार्य को करने में आनंद लेते हो, तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? तो देखिए, एक कक्षा है जिसमें कि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, यानी कि एक बच्चा है जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो आप उनके अनुदेशनात्मक अनुकूलन के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे। तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना तो ये गलत बात है। मान लीजिए हम दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे तो क्या ये बच्चे के लिए लाभदायक होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो देखने में कठिनाई होती है, वह दृश्यों को देख ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। इस जिन बच्चों को देखने में परेशानी होती है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए स्पर्श करने वाली सामग्री बहुत ही लाभदायक होती है। ऑप्शन नंबर 3 अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े हों, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए, अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ बताते समय बच्चे से ज़्यादा दूर खड़े होंगे तो बच्चा हमें सुन नहीं पाएगा, और बच्चा देख तो सकता ही नहीं है और वो सुन भी नहीं पाएगा, तो वो बच्चे चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं सीख पाएगा। इसीलिए हमें बच्चे से दूर खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को समझाते वक्त हमें बच्चे के नज़दीक खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझाने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो अगर हम बच्चे को मुद्रित सामग्री देंगे, छपी हुई सामग्री देंगे, तो वो बच्चे के लिए किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि बच्चा उस सामग्री को, छपी हुई सामग्री को देख ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। तो संप्रेषण में कठिनाई उसी बच्चे को होती है जो बच्चा गुमसुम रहता है, अपने आप में ही मगन रहता है और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तो इस तरह के बच्चे में स्वलीनता विकार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों में स्वलीनता, देखिए स्वलीनता में क्या लिखा हुआ है? स्वलीन, स्व का मतलब अपने आप में लीन रहना। तो जो बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है उस बच्चे में स्वलीनता विकार पाया जाता है, और ये बच्चा सामाजिक अंतःक्रियाओं में ज़्यादा भाग नहीं लेता है और किसी के भी साथ संप्रेषण नहीं करता है, किसी से भी ज़्यादा बोलचाल नहीं करता है। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है पठन वैकल्य। तो जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो इसको हम पठन वैकल्य कहते हैं। गुणज वैकल्य, तो जब बच्चे को गणित से संबंधित कठिनाई होती है तो इसे हम गुणज वैकल्य कहते हैं, और गुणज वैकल्य को इंग्लिश में हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और पठन वैकल्य को इंग्लिश में हम डिसलेक्सिया कहते हैं। देखिए, गुणज वैकल्य को क्या कहते हैं हम? डिसकैलकुलिया। तो देखिए, डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया में कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? गणित में। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, गणित से संबंधित कठिनाई को हम इंग्लिश में डिसकैलकुलिया कहते हैं। और गुणज वैकल्य यानी कि गुणा, तो गुणा भी हम गणित में ही करते हैं।
पठन वैकल्य, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार पाया जाता है, ये बच्चे चीज़ों को अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं, अधिक समय तक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और अधिक समय तक एक ही जगह पर बैठ भी नहीं पाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प, डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। तो ये वाला वाक्य सही है, लेकिन इसको सही ऑप्शन मतलब इसको आंसर मानने से पहले बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम को उपयोग करके। तो व्यवहारवादी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। अगम्य यानी कि पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके। तो अगम्य, अगम्य एक नेगेटिव वर्ड होता है और पहुंच से बाहर भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर पढ़ाई जाने वाली सामग्री या फिर सीखने की जो भी सामग्री है वो बच्चों के लिए अगम्य होंगी, बच्चों की पहुंच से बाहर होंगी, तो वे बच्चे के लिए किसी भी काम की नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर 4, सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। देखिए, सहयोग एक पॉजिटिव वर्ड है, संप्रेषण भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमें सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करना चाहिए। तो सहयोग और संप्रेषण अच्छी चीज़ है, और क्या हमें अच्छी चीज़ों को निरुत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। शिक्षक को किसी भी विषय पर चर्चा करते समय विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क आर, अब इसके पीछे का तर्क देखिए क्या बोल रखा है, अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है ना। जब बच्चों के परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है तो बच्चे चीज़ों को अब खुद से जुड़ी हुई महसूस करते हैं और इसीलिए बच्चे सही ढंग से चीज़ों को सीखते हैं। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो मतलब नोट बनाते समय, PDF बनाते समय ले नहीं पाए हैं, तो ये गलती हो गई है। इसके लिए आपसे सॉरी बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो आंसर होता, अगर ऑप्शन होते तो उनमें एक ऑप्शन दिया रहता कि A और R दोनों सही हैं, है ना। एक ऑप्शन दिया रहता कि A और R दोनों सही हैं, तो वही हमारा सही आंसर हो जाता। जो अभिकथन A और तर्क दोनों ही सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों में किस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए, किस बात को बढ़ावा देना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए। तो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्योंकि ज्यों का त्यों, जैसे का जैसा, वैसे का वैसा और नकल करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए कहना। तो बहुविध या फिर बहुविधियाँ एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए। तो यहाँ पर अलग होकर काम करने के लिए बोल रहा है और चीज़ों को साझा न करने के लिए बोल रहा है, यानी कि शेयर न करने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए ये वाली बातें गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकी के ऑप्शन से डिफरेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका
कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सकें कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सकें। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन एक पॉजिटिव वर्ड है। योगात्मक आकलन, तो योगात्मक एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। असतत, असतत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ लिखा रहता सतत तो सतत एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है असतत, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। रूब्रिक्स, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा एक ऑप्शन है जो यह कहता है कि किस प्रकार से हम बच्चों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। तो बाकी के ऑप्शन देखेंगे, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करना और पोषित करने वाली पुस्तकें और फिल्मों का प्रावधान करना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। क्या हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने के लिए प्रावधान करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। तो ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। हमें केवल प्रभावशाली समूहों से आने वाले बच्चों को महत्व नहीं देना है, बल्कि हमें सभी बच्चों को महत्व देना है। सभी बच्चों को समान रूप से मानना है, चाहे वे किसी भी समूह से आते हों। ऑप्शन नंबर 4, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। बचने का मतलब है नहीं करना। तो क्या हमें विविधता से बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं पर चर्चा करने से बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला वाक्य गलत है। तो देखिए, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। तो हमें बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो कि बच्चों की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हों, उन्हें ख़त्म करते हों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी लड़के और लड़की में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए, जैसे कि लड़के को खेलने के लिए कार दी जाए और लड़की को खेलने के लिए खिलौना दिया जाए, लड़की से घर के काम करने के लिए बोला जाए और लड़के से घर से बाहर जाकर कोई सामान लाने के लिए बोला जाए, तो इस तरह से लड़के और लड़की में भेदभाव करना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता को हम लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात, लैंगिक पक्षपात भी कहते हैं। तो इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द आपको ऑप्शन में दिख जाए, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। तो ये वाला वाक्य गलत है। जो भाषा होती है वो बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो नहीं वाले तो नेगेटिव वर्ड ही होते हैं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जबकि ये कह रहा है कि प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं, बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है। तो घोतक एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गतिशीलता बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, बिल्कुल गलत है। समस्याओं को तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, ये भी गलत है। शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना, ये भी गलत है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गतिशीलता। गतिशीलता मतलब गति करना। तो देखिए, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। यहाँ दे रखा है शारीरिक योग्यताएं, तो हमारा जो शरीर होता है वो क्या करता है, गति करता है ना। हमारे हाथ पैर चलते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था गतिशीलता, ठीक है, गति। तो गति कौन करता है, मनुष्य का शरीर गति करता है। तो शारीरिक योग्यताएं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश केंद्रित होना चाहिए, तो अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा को अधिगमकर्ता केंद्रित, और अधिगमकर्ताओं को हम शिक्षार्थी, विद्यार्थी, छात्र, बालक भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नेगेटिव वर्ड है, परीक्षा केंद्रित नेगेटिव वर्ड है, अध्यापक केंद्रित नेगेटिव वर्ड है। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। एक कक्षा को अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में परिलक्षित होती है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स को याद रखना है, जैसे कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाएं। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, इतना याद रखना है, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप की स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं। तो ये जो गुण होता है ये बच्चे में उत्तर पारंपरिक चरण में आता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक कल्याण और प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत जो कानून और प्रथाएं होती हैं वे उत्तर पारंपरिक चरण में आती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, और लॉरेंस कोलबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 चरण बताए थे। जो पहला चरण है वो है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा चरण है परंपरागत चरण, और तीसरा चरण है उत्तर परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। एक शिक्षक के द्वारा बालक को किताबें, कैलकुलेटर का यूज करने से मना नहीं करना है, प्रतिबंधित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए सही क्यों है? सही इसलिए क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो पाठ प्रदान करने का अर्थ है सहायता करना। तो जब भी किसी वयस्क के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बालक को पाठ प्रदान की जाती है, बालक की सहायता की जाती है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। और दोस्तों देखिए, बच्चे की जो सहायता की जाती है वो डायरेक्ट नहीं की जाती, बल्कि इशारों और संकेतों के जरिए बालक को उत्तर तक पहुंचने में सहायता की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ प्रदान करने का क्या तरीका होता है? तो एक ऑप्शन दे रखा होता है कि इशारों और संकेतों का प्रयोग करके बच्चे को पाठ प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में निकटस्थ विकास के क्षेत्र में के बारे में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बालक अपने आप से कोशिश करके कोई चीज़ सीखता है और किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कोई चीज़ सीखता है, तो उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको ZPD कहते हैं, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी के ऑप्शन देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, वो 11 से 15 वर्ष तक होती है। और देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 4 है सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो इस वाले क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है? तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक शब्द को पकड़ लेना है, वो है प्रतीकवाद। तो बच्चे के अंदर प्रतीकों का प्रयोग करने की क्षमता कब आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे कि प्रतीकवाद के क्वेश्चन में अगर प्रतीकवाद दिया जाए तो उसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक ही होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं रेगुलर, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रतीकवाद में पहला अक्षर क्या दे रखा है? प। ठीक है, पहला अक्षर क्या दे रखा है? प। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी पहला अक्षर क्या दे रखा है? प। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में प्रतीकवाद दिया जाए या फिर प्रतीकात्मक दिया जाए तो उसका पहला अक्षर होता है प। तो ऑप्शन में भी हमें पहला अक्षर प देखना है, जो कि है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये केवल एक याद रखने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके? तो यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल एक शब्द को देख लेना है, वो है रूपांतरित करना। ठीक है, और किसे रूपांतरित किया जा रहा है? स्कीमा या संरचनाओं को। तो जब भी स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाए या परिवर्तन किया जाए या बदलाव किया जाए या संशोधन किया जाए, रूपांतरित करना, बदलाव करना, संशोधन करना और परिवर्तन करना, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। और जब भी स्कीमा को परिवर्तित किया जाए, बदलाव किया जाए, तो इसे हम समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रूपांतरित करना, तो रूपांतरित करने का अर्थ है परिवर्तन करना, तो यहाँ हमने लिख लिया परिवर्तन। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखिए समायोजन में एंड में क्या लिखा हुआ है? जन। समायोजन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जन। जन का मतलब हो गया मनुष्य, इंसान, और इंसानों के अंदर बदलने की प्रवृत्ति होती है, इंसानों के अंदर परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। जो इंसान होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में स्कीमा में रूपांतरित करने की बात आए, बदलाव करने की बात आए या परिवर्तन करने की बात आए, तो हम देख लेंगे जन, क्योंकि परिवर्तन करने की प्रवृत्ति किसकी होती है? जन की होती है, इंसानों की होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक याद रखने का तरीका है, आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना समावेशन, इसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? समावेशन और समायोजन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी मौजूदा स्कीमा में
नए ज्ञान को सम्मिलित किया जाए या फिर नए ज्ञान को जोड़ा जाए तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। यानी कि बच्चे ने नए ज्ञान को अपने स्कीमा में क्या कर लिया, समावेश कर लिया, समाहित कर लिया। तो आपको समावेशन और समायोजन में कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ा जाए तो वो समायोजन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा, और जब भी स्कीमा में परिवर्तन किया जाए तो वो समायोजन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश समाजीकरण की या का एक प्राथमिक संस्था है जबकि डैश समाजीकरण की या का एक द्वितीयक संस्था है। तो देखिए यहाँ दे रखा है प्राथमिक और यहाँ दे रखा है द्वितीयक, यानी कि पहला वाला जो डैश है उसमें प्राथमिक संस्था आएगी और दूसरे वाले डैश में द्वितीयक संस्था आएगी। तो देखिए कानून द्वितीयक संस्था है, ठीक है, सामाजिक नीति द्वितीयक है, पुस्तकालय द्वितीयक है, परिवार प्राथमिक है। तो ये सही है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। विद्यालय द्वितीयक संस्था है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जबकि विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, देखिए जो प्राथमिक संस्थाएं वो कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार पास पड़ोस, या फिर कभी कभी पास पड़ोस के स्थान पर आस पड़ोस भी लिख दिया जाता है। तो परिवार, पास पड़ोस और आस पड़ोस ये सभी प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। और इनके अलावा कानून, विद्यालय, सामाजिक नीति, संस्कृति, पुस्तकालय, ठीक है, और मीडिया, संचार के माध्यम, ये सभी क्या होते हैं, विद्यालय, ये सभी क्या, पत्र पत्रिकाएं, किताब कॉपियाँ, ये सभी समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। जैसे कि ये आस पड़ोस है तो ये क्या है, प्राथमिक है, यानी कि प्राथमिक संस्था है। लेकिन ये तो दूसरे वाले ऑप्शन में आएगा, लेकिन हमें तो पहला वाला ऑप्शन चाहिए प्राथमिक में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करती हैं वे मानते हैं कि विकास डैश, वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जैसे विकास निरंतर होता है तो ये वाला वाक्य भी सही है, विकास निरंतर होता है। संस्कृति पर आधारित होता है तो ये वाला वाक्य भी सही है, विकास संस्कृति पर आधारित होता है। आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो ये वाला वाक्य भी सही है, विकास जो होता है वो संस्कृति और आनुवांशिकता दोनों पर ही आधारित होता है। और विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। तो रुक रुक कर होता है तो हम मान सकते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 2 बाकी के तीनों ऑप्शन से अलग हो जाता है। तो जो ऑप्शन अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होगी, अच्छी समझ होगी, गहराई से समझ होगी, तभी वे बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ें सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तर्क आर, अब इसके पीछे का जो तर्क है वो देख लेते हैं। बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब शिक्षक को अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान होगा तो वे शिक्षक को बालकों के लिए अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों CDP के 30 क्वेश्चंस जिन्हें हमने अच्छे से एकदम डिस्कस किया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 100% लाइक करिए, बिना लाइक किए हुए आपको नहीं जाना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।